जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी भारतीय वित्तीय प्रणाली पर कुछ सवाल हैं जो हम लोग देखेंगे। इसमें आपके कुछ बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़े हुए सवाल मिलेंगे। फैक्चुअल सवाल इस तरह से भी होंगे कि वो अक्सर हमसे मिस हो जाते हैं लेकिन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। देखना, सबसे पहला सवाल है, ये जो टर्म यूज़ होता है, शब्द यूज़ होता है स्मार्ट मनी, ये किससे जुड़ा हुआ होता है? आपको ये बताना है। यानी स्मार्ट मनी शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? इंटरनेट बैंकिंग से है, क्रेडिट कार्ड से है, जो बचत बैंक खाता है, अपना बचत खाता है बैंक में जिसे हम सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं बैंक में, उससे है, या फिर चालू खाता या फिर करेंट अकाउंट से है। तो स्मार्ट मनी शब्द का जो तात्पर्य है वो है अपना आंसर बी, क्रेडिट कार्ड। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड के लिए क्यों यूज़ होता है स्मार्ट मनी? आपके पास अकाउंट में मान लीजिए पैसे नहीं हैं, या फिर आपके पास पैसे हैं भी, तो पहले आप क्रेडिट कार्ड की मदद से शॉपिंग कर लेते हैं या फिर कहीं पे कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं। उस समय आप खरीद सकते हैं चीज़ों को या शॉपिंग कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, या फिर आपका रखा हुआ जो पैसा है आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक तय सीमा के बाद आपको पैसे वापस करने होते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड है, जाहिर सी बात है उधार वाले पैसे हैं ये। तो जब आप उनको वापस बाद में कर सकते हैं, तो आप शॉपिंग या खरीदारी उस समय करते हैं जब आपके पास ज़रूरी नहीं कि पैसे हों, या फिर आपके पास रखे हुए जो पैसे हैं उनको बिना इस्तेमाल किए हुए आप क्रेडिट कार्ड की मदद से चीज़ों को खरीद सकते हैं। इसीलिए इसे स्मार्ट मनी का नाम दिया गया है। तो क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी माना जाता है क्योंकि वे लोगों को अपनी नकदी, ठीक है, या फिर बचत का उपयोग किए बिना खरीदारी करने के लिए पैसे लेने की, उधार लेने की अनुमति देते हैं। इसीलिए हम इसे क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्ट मनी बोलते हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले पेपर करेंसी को भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? यानी भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? 1773, 1802, 1861 या फिर 1902? तो इसका राइट आंसर है सी, 1861 में सबसे पहले पेपर करेंसी को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम डिटेल देखेंगे तो पेपर करेंसी 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया था और भारत सरकार को बैंक नोटों को मुद्रित करने यानी कि उसे प्रिंट करने का और प्रसारित करने का यानी कि सर्कुलेट करने का बैंक नोट्स को एकमात्र अधिकार दिया गया था। और जो पहला पेपर करेंसी नोट था वो आपको ध्यान रखना है कि वो 10 रुपये का नोट छपा था। तो पहला कागजी मुद्रा नोट कौन सा था? 10 रुपये का था। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें उसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, जो प्रसिद्ध राजा चेलिया समिति बनी थी वो किससे जुड़ी हुई है? यानी प्रसिद्ध राजा चेलिया समिति किससे संबंधित है? टैक्स रिफॉर्म्स यानी कि कर सुधारों से, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज यानी कृषि सब्सिडी से, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से, और फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर सुधार यानी कि टैक्स रिफॉर्म से जुड़ी हुई थी राजा चेलिया समिति। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल देखें तो राजा चेलिया समिति को अगस्त 1991 में बनाया गया था और राजा चेलिया जी उसके समिति के अध्यक्ष थे। इनको सिफारिश करनी थी, इनको जो सुझाव देने थे वो देना था केंद्रीय करों पर, जो सेंट्रल टैक्सेस हैं उनमें कैसे हम सुधार कर सकें, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं उनमें हम कैसे सुधार कर सकें, यानी कि सेंट्रल टैक्स में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं उसमें हम कैसे सुधार करें। इसलिए इनकी समिति को बनाया गया था और इन्हें फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स भी हम जानते हैं इस नाम से। यानी उन्हें अक्सर राजा चेलिया जी को हम किस नाम से जानते हैं? कर सुधारों के जनक के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, राजा चेलिया जी को हम फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स बोलते हैं, यानी कर सुधारों का जनक कहते हैं। आरबीआई के पास नोट को प्रिंट करने का, करेंसीज को प्रिंट करने का अधिकार है। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम किस लिमिट तक आरबीआई नोट छाप सकता है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक को किस अधिकतम सीमा तक मुद्राएं छापने का अधिकार प्राप्त है, आपको ये बताना है। 2000 रुपये तक, 5000, 10,000 या फिर 20,000। तो आरबीआई का जो गठन हुआ तो आपको पता है कि आरबीआई एक्ट 1924 यानी आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुआ था और उसके बाद अगले साल से 1935 से इनका कामकाज शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सी, यानी आरबीआई अधिक से अधिक 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है। यानी कोई एक ऐसा नोट जिसमें आपको 10,000 रुपया लिखा हुआ मिलेगा, वही मैक्सिमम लिमिट है जो आरबीआई
प्रिंट कर सकता है किसी नोट को। 10,000 रुपया इसका राइट आंसर है। अब आप ये भी देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेते हैं, ये जो भी हमारे देश में बैंक नोट्स प्रिंट होते हैं, जहाँ भी ये नोट छापे जाते हैं या और साथ में जो सिक्के बनाए जाते हैं, तो ये कौन कौन से जगह हैं, बस उनको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक नोट्स जो हैं वो 4 प्रेस में छपते हैं, ठीक है। 4 ऐसे प्रेस हैं अपने पूरे देश में जहाँ पे बैंक नोट छपते हैं। उसमें से 2 भारत सरकार के अंतर्गत आता है और 2 आरबीआई के अंतर्गत आता है। जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है उसका नाम है सिक्योरिटीज़ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 2 जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है वो है सब्सिडेरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जगह अगर आप देखेंगे तो जो भारत सरकार के अंतर्गत 2 जगह जहाँ पे नोट छपते हैं वो है एक नासिक में और एक देवास में, और देवास कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और बाकी 2 जगह जो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं जहाँ पे नोट छपते हैं वो एक मैसूरू में है और एक सलबोनी में है। सलबोनी आपका पश्चिम बंगाल में है। तो फैक्चुअल चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जय स्टडी मेन टेलीग्राम चैनल और जय स्टडी वन डे एग्जाम्स दोनों ही चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई नोट की। अब सिक्कों की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिक्के जो है वो चारों के चारों भारत सरकार के अंतर्गत ही मिंट होते हैं, ठीक है। 4 ऐसे टकसाल हैं जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। तो एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है टकसाल, एक कलकत्ता में है और एक आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। तो 4 ये हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो सिक्के हैं आरबीआई की जो अधिनियम की धारा 38 है, सेक्शन 38, उसके तहत सिक्के केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही प्रचलन किए जा सकते हैं, यानी उनका सर्कुलेशन जो है वो सिर्फ आरबीआई के माध्यम से ही किया जा सकता है। ऐसा आरबीआई एक्ट के सेक्शन 38 में लिखा हुआ है। अच्छा, आपको अगला सवाल ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने जो अपना अकाउंटिंग ईयर है उसे अप्रैल मार्च किस साल से किया है, किस वित्तीय वर्ष से उनका जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल से मार्च तक हो चुका है। यानी आरबीआई ने जो अपना लेखा वर्ष है वो किस वित्तीय वर्ष से बदलकर अप्रैल से मार्च कर दिया था। देखिए, अपना जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब होता है, 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक। अब आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता था, अकाउंटिंग ईयर होता था यानी लेखा वर्ष, वो होता था 1 जुलाई से अगले साल के 30 जून तक। तो एक समिति बनी, वो समिति हम लोग देखेंगे। उनका सुझाव ये था कि आरबीआई को भी अपना जो अकाउंटिंग ईयर है, लेखा वर्ष है, वो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सेट कर लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो कामकाज में। आरबीआई ने उस सिफारिश को मान लिया। जिन्होंने भी सिफारिश किया था वो हम देखेंगे कौन थे वो। उसके बाद क्या हुआ, 2020-21 है, 20-21 चल रहा है। अब सोचिए कि 1 जुलाई से आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर यानी कि लेखा वर्ष शुरू होता है और अगले साल के 30 जून तक जाता है। आरबीआई ने 2020-21 का जो साल था उसमें इस नियम को मान लिया। तो 2020 का जो 1 जुलाई 2020 होगा वहाँ से इनका लेखा वर्ष शुरू होगा, लेकिन जो 2020-21 का वित्तीय वर्ष होगा वो तो अगले साल के 2021 के 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। और इनका अगर लेखा वर्ष कंटिन्यू रहता, चलता रहता आरबीआई का, तो वो कब ख़त्म होता, वो अगले साल के जून में ख़त्म होता, यानी कि 30 जून 2021 में ख़त्म होता। तो 2020-21 का एक ऐसा साल था जब आरबीआई ने इसे एडजस्ट किया और इनका जो अकाउंटिंग ईयर लेखा वर्ष था वो आरबीआई का था 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021, सिर्फ 9 महीने का। क्योंकि अब जो 2021 का फिर 1 अप्रैल आएगा वहाँ से इन्होंने अपने लेखा वर्ष को वित्तीय वर्ष के बराबर कर दिया और 1 अप्रैल 2021 से जो 22 का वित्तीय वर्ष शुरू था उसी के हिसाब से इनका लेखा वर्ष भी शुरू हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई ने किस वित्तीय वर्ष अपना लेखा वर्ष को बदला था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2021-22। और इसी की वजह से 2020-21 जो पिछला साल था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि वो सिर्फ 9 महीने का ही इनका लेखा वर्ष था। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, बिमल जलान जी जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्हीं के अंतर्गत एक कमेटी का गठन किया गया था जिसे हम बोलते हैं कमेटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो इन्होंने ही जो ये आर्थिक पूंजी ढांचे पर विमल जलान समिति था, इन्होंने ही आरबीआई को अपना लेखांकन वर्ष को अप्रैल मार्च में बदलने की सिफारिश की थी और आरबीआई ने अपना लेखा वर्ष
वित्त वर्ष 2021-22 से बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया था। तो 2021-22 से इनका जो लेखा वर्ष था आरबीआई का, वो वित्त वर्ष जो चलता है फाइनेंशियल ईयर, उसके साथ साथ पैरेलल हो गया था। सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये कई बार अक्सर पूछा भी गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन है? आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ये ऑसबॉर्न स्मिथ है। ऑसबॉर्न स्मिथ को से रिलेटेड एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लीजिएगा। ऑसबॉर्न स्मिथ ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी बैंक नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा जितने भी आरबीआई के गवर्नर हुए हैं उन सभी के हस्ताक्षर आपको नोट पे देखने को मिलेगा, लेकिन जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, उन्होंने किसी भी तरह का हस्ताक्षर किसी भी बैंक के नोट पर नहीं किया था। अगला सवाल है, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? देखिए, ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई के पहले गवर्नर हैं, और आरबीआई का कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? 1935 से। लेकिन देश कब आज़ाद हुआ? 1947। तो तब एक शख्स हैं जो 1943 से 1949 तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे, और वो पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर भी थे। इनका नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी। तो सीडी देशमुख जी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो यही पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। इनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर कहा जाए, एक तो ये है कि अपने समय में 1944 में ब्रेटन वुड्स का जो नेगोशिएशन था, ब्रेटन वुड्स की जो वार्ता थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। ब्रेटन वुड्स आपको पता है कहाँ पर है? न्यू हैम्पशायर एक राज्य है उनका यूएसए में, न्यू हैम्पशायर। वहीं पर ब्रेटन वुड्स ये जगह है जहाँ पर भविष्य के निर्माण को लेके बहुत सारी मीटिंग हुई कि वॉर जब ख़त्म होगा, द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होगा और फिर से हम चीज़ों का विनिर्माण करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चीज़ों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमें बैंकों की आवश्यकता पड़ सकती है जो लंबे समय तक के लिए लोन दे पाएँ। तो उसी में से आपको ये वर्ल्ड बैंक और ये सब देखने को, आईएमएफ उसमें से देखने को मिलता है। ब्रेटन वुड्स संस्थान के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीडी देशमुख जी के बारे में आपको ये याद रखना है कि बाद में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे 1950 से 56 के बीच में। तो ये अपने आप में बहुत अचीवमेंट की बात है कि पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर को बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया गया। इनमें से कौन से ऐसे आरबीआई गवर्नर हैं जो 2 समिति के अध्यक्ष बने थे? पहली समिति का नाम है कमेटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि 1991 में गठित हुई थी, यानी वित्तीय प्रणाली समिति, जिसका गठन 1991 में किया गया था। और दूसरा था द कमेटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो कि 1998 में इसका गठन हुआ था। इसे हम बोलते हैं बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई सुधार समिति। इन दोनों ही समिति का नेतृत्व यानी इनकी अध्यक्षता कौन से आरबीआई के गवर्नर ने की थी? तो ये जिनको आप इमेज में भी देख रहे हैं, ये हैं एम नरसिम्हम जी। तो ये दोनों ही समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप अक्सर देखेंगे क्वेश्चन में वो मिलान में भी पूछा जाता है। तो ये दोनों ही जो समिति है, इसे हम लोग नरसिम्हम कमेटी 1 और नरसिम्हम कमेटी 2 के नाम से जानते हैं। तो ये जो पहली कमेटी बनी थी 1991 में, कमेटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम यानी वित्तीय प्रणाली समिति, इसे हम लोग नरसिम्हम प्रथम समिति के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो समिति बना था वो था 1998 में कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति 1998। इसमें इसे हम लोग नरसिम्हम समिति 2 के नाम से जानते हैं, नरसिम्हम कमेटी 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिशेस इको रैप रिपोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो कि अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी गहराई से देखता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट बताता है, तरक्की कैसे होगी, कौन से क्वार्टर में हम डाउन होंगे, अप होंगे, कौन सा सेक्टर, कौन सा क्षेत्र नीचे जा रहा है, ऊपर उठेगा, ये सब चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। तो ये जो इको रैप रिपोर्ट है, ये जारी करने वाला जो बैंक है वो है एसबीआई, और भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र या फिर सबसे बड़ा बैंक भी एसबीआई है, ये आपको पता होना चाहिए। इको रैप रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। और एक सवाल है, पहला लैंड डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी, आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में ये स्थित है। पहला भूमि विकास बैंक जो 1920 में स्थापित किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के एक जगह है डांग, झांग सिटी है, ठीक है, झांग, उसी झांग शहर में इसे स्थापित किया गया था। अब ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, भूमि विकास बैंक, ये भारत में एक प्रकार का विकास बैंक है जो कृषि विकास यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और
ग्रामीण विकास गतिविधियों में मदद के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कभी लोन लेना हुआ 15 साल 20 साल, क्योंकि आप आज अगर खेती में नए नए उपकरण ला रहे हैं, बीज ला रहे हैं, मशीनें खरीद रहे हैं, तो उसका आपको रिजल्ट मिलते मिलते कुछ साल लग जाता है। जब आपकी स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी, आपको रिटर्न बेहतर मिलेगा, आपकी कमाई बढ़ेगी, जो भी आपने उपकरणों का प्रयोग किया है, इनपुट का प्रयोग किया है, तब जाके तो आप ऋण को वापस करने की स्थिति में पहुंचेंगे ना। इसलिए लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालिक ऋण लेने के लिए भी कुछ बैंक मौजूद होने चाहिए अपने देश में। और इसी तरह का जो बैंक है उसे हम लोग भूमि विकास बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इस एलडीबी को यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक को, भूमि विकास बैंक को राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के रूप में भी जाना जाता है। यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर ऑल्सो नोन एज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने उसे देख लिया। आगे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देखेंगे, तो उससे चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। वरना हम लोग थ्योरी के रूप में भी कुछ चीज़ें देख लेंगे तो भी आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कल हम लोग फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।